प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया जबरदस्त होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम भाई, बहुत बहुत सारा प्यार। नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, ब्रज गोपाल, आशा कुमारी, एकता, राम राम सभी को भी राम राम मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा गद्यांश, ठीक है। और आप जानते हैं गद्यांश में मेरे बच्चों, यदि मैं ये कहूं कि पेपर में आपको ऐसे के ऐसे ही लिखा मिल जाएगा, जू का तू ऐसे ही मिलेगा, तो बेटा ये शब्द मेरे गलत होंगे। क्योंकि मेरे दोस्त एक बात आपको याद रखनी है, गद्यांश का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ये आएगा, ठीक है। लेकिन जो एसएससी जीडी एक गद्यांश देती है, ठीक है, तो मेरे बच्चों वो क्या करती है, वो रिक्त स्थान बनाकर देती है और कहती है कि यहां पर उचित विकल्प चुनो और इस वाक्य को पूर्ण करते चले जाओ, ठीक है। अब ये जो चीज होती है, ये हमारे कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है मेरे भाई, ठीक है, कि हम कितना अच्छा सोच पाते हैं और वाक्य को कितने अच्छे शब्द से पूर्ण कर पाते हैं, ताकि वाक्य सार्थक हो जाए और हमारा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाए। तो ये चीजें हमें पेपर में, जब हम वहां पर बैठे होते हैं ना पेपर हॉल में, है ना, तो मेरे बच्चों तब उसी समय हमारा दिमाग ये काम करता है, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आकाश, नर्वस फील बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। एकदम मन को शांत रखते हुए, अपने ध्येय को बनाए हुए, एकदम सीधा आपका निशाना जो होना चाहिए वो एग्जाम पर होना चाहिए, ठीक है। मन के अंदर जो भी एक प्रकार का डर है उसको निकाल दीजिए, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ, वेस्ट बंगाल से सर बहुत गलत होता है बेटा। मनसा, देखो थोड़ा सा तो गलत होता है, क्योंकि देखो गैर हिंदी भाषी वाला बच्चा यदि ये सोचे कि भाई मैं एक मात्र 2 महीने या 3 महीने के इससे ही पूरा 100% दे दूंगा, तो बेटा ये तो मैं कह अपने मुख से नहीं बोल सकता। लेकिन यदि वो मेहनत करे तो ये भी मैं कह सकता हूं कि वो 20 में से 18 क्वेश्चन जरूर कर सकता है, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, वो 20 में से 20 ना करे हो सकता है, लेकिन 20 में से 18 जरूर ठोक सकता है, ये मेरा वादा है, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं मेरे भाई, ठीक है। जो हिंदी भाषी वाला बच्चा है वो बेटा जल्दी समझ जाता है, क्योंकि वो हिंदी से जुड़ा हुआ है। आप लोग हिंदी से जुड़े हुए नहीं होते, है ना, आप लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है मेरे बच्चों। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए, ओके मेरे बच्चों। हाँ, और बेटा पेपर के लास्ट टाइम पर ये हमारे मन में भाव ऐसे जरूर आते हैं कि यार मैं तो पता नहीं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं, है ना, मैं तो यार गणित में कमजोर हूं, मैं तो हिंदी में कमजोर हूं, मैं तो रीजनिंग में कमजोर हूं। इस तरह का डर मन में ऑटोमेटिक जन्म लेता है, लेकिन डरना नहीं है यार, जो होगा वो अच्छा होगा, चाहे आप किसी भी राज्य से हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं राजस्थान का बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है, ये हिंदी भाषी बच्चा है, ये समझ लेता है। दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, बिहार है, झारखंड का बच्चा है, ठीक है। ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं ये कुछ अपने आप में जल्दी पकड़ लेते हैं चीजों को। लेकिन जैसे वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल है, उधर कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ठीक है मेरे बच्चे, और आपका तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उधर का बच्चा थोड़ा ज्यादा मेहनत करके इसको पकड़ पाता है, ठीक है। लेकिन एक बात, आपको डरनी क्यों है, डरते क्यों है आप लोग? आपका कंपटीशन भी तो अपने राज्य के बच्चे से ही होता है, आपके राज्य की अलग वैकेंसी होती है मेरे भाई। ऐसा नहीं है आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान या हरियाणा के बच्चे से कंपटीशन करेंगे, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने बच्चा जो कंपटीशन करेगा अपने राज्य की वैकेंसी पर करेगा। तो आपको डरना तो इसलिए नहीं चाहिए, आपको अपने राज्य के बच्चे के साथ डिस्कस करना। जैसे आपको हिंदी आती है वैसे ही आपके दूसरे भाई को हिंदी आती है ना। आप चाहे पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, है ना, ऊपर बेटा अरुणाचल प्रदेश से हैं, चाहे आप इधर आपका असम से हैं, मेघालय से हैं, मिजोरम से हैं, त्रिपुरा से हैं, अरुणाचल प्रदेश से किसी से भी आप हैं, मणिपुर से आप हैं, आपको डरना क्यों है? आप अपने स्वयं राज्य के बच्चे से ही आपका कंपटीशन होता है, अन्य राज्य के बच्चे से नहीं होता। तो इसलिए आप दिक्कत ना माने, इसलिए आप परेशान ना हो, ठीक है। आपको स्वयं अपने भाई, अपने जो साथी हैं अपने राज्य के, उन्हीं के साथ कंपटीशन में रहना है, ओके। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात कहूं, यदि हिंदी भाषी वाले बच्चे से आपका गैर हिंदी भाषी वाले बच्चे का कंपटीशन होता तो जरूर बेटा आपको फिर दिक्कत होती, क्योंकि वो आपसे अच्छी हिंदी पढ़ लेता है तो वो ज्यादा करेगा, आप कम करेंगे, है ना।
तो इसलिए आप डरिए मत बिल्कुल, ठीक है। ओके, चलो मेरे बच्चों, आइए बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, एकदम बढ़िया से चीजों को समझते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना, यह पंक्ति अपठित होती हैं, मतलब हमारी पढ़ी हुई नहीं होती, अपठित होती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये जो पंक्ति हमें मिलती है अपठित होती हैं। इनमें मतलब हमारा कोई पंक्ति पढ़ी लिखी मिल भी सकती है और नहीं भी। ओके मेरे बच्चों, ध्यान रखो। हाँ, दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, इनको पढ़ते समय हमें पूरा ध्यान इनकी कही गई बात पर लगाना चाहिए, इनकी कही गई बात पर लगाना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, हमको अलग नहीं सोचना चाहिए, हमको यह सोचना चाहिए ये जो हमसे पूछ रहा है, जो ये बात बोल रहा है ना, तो ये बात जो कह रहा है हमें इसकी बात समझनी है, हमें अपनी तरफ से कोई तर्क नहीं लगाना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। आगे मेरे बच्चे, तीसरी बात आपको क्या ध्यान देनी होती है, ये पंक्तियां किसी भी लेख से जुड़ी हुई हो सकती हैं। ये पंक्तियां किसी भी लेख से हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि भैया अब ये कि हो सकता है ये आंदोलन के ऊपर दे दे, हो सकता है ये विद्यार्थी जीवन के ऊपर दे दे, हो सकता है ये किसी गृहिणी के ऊपर दे दे, हो सकता है ये किसी राजनेता के ऊपर दे दे। तो ये इसके मन के ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर के, वो कहां से कैसी पंक्ति उठा ले। हो सकता है वो किसी अखबार की पंक्तियां उठा ले। ठीक है मेरे बच्चे, सन्नी कुमार तुम जल्दी बड़े आदमी बनोगे बेटा, ठीक है, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे और पिताजी का नाम रोशन करोगे मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखना है मेरे भाई। तो आपको समझना है, अच्छे से पढ़ना है। गद्यांश का मतलब क्या होता है नहीं मलिक जी, गद्यांश बेटा एक हमें 5-10 पंक्तियां दे देता है, वो उनमें बीच बीच में से कुछ शब्दों को गायब कर देगा, कुछ शब्दों को छुपा देता है और नीचे लिख देता है ना, उसमें से मतलब डॉट 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 लगा के दे देगा और उससे मिलते जुलते 4 विकल्प हमें दे देगा, कहेगा कि बताइए यहां पर कौन सा विकल्प उचित रहेगा जो इस वाक्य को पूर्ण करेगा। ठीक है, हाँ याद रखना। ओके मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक है बेटा। असम का बच्चा 20-20 नंबर में से 19-19 नंबर ला रहा है, 18-18 नंबर ला रहा है, वो भी तो पढ़ रहा है भाई, वो भी तो पढ़ रहा है ना। यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पीछे आपका रीजन कुछ ना कुछ आपका भी है। हो सकता है कि मैं आपको समझाने में असमर्थ हो रहा हूं, लेकिन मेरे बच्चे इतना भी मैं वादा करता हूं कि आपको भी मेरा साथ देना होगा, आपको भी मेरे साथ रहना होगा, तभी जाकर चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। अब आप ये सोचें कि 100 का 100% नीरज भैया ही आपको समझा दें, 100 का 100% ही हम देखकर वहां से नकल कर लें, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को उसके साथ जुड़ना होगा दोस्तों, अपने आप को उसमें ढालना होगा। जब आप अपने आप को उसमें ढाल लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीजें, मैं कहता हूं एक साथ तो नहीं आ सकती, लेकिन धीरे धीरे जरूर आएंगी मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो मेरे प्यारे साथी, अब हम आगे बढ़ेंगे। कुछ पंक्तियां मैं आपको दिखाऊंगा। डेली मैं गद्यांश की पंक्तियां प्रैक्टिस सेट में 2 बजे भी लेकर आता हूं। अब आज देखो यहां पर भी कराकर दिखा रहा हूं, तो अच्छे से याद रखिए। ठीक है, हाँ चलो मेरे बच्चों, तो बेटा देखो पहला गद्यांश आपके सामने ही आ गया। अब तुम लोग जब इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि यार हम इसे कैसे भरेंगे। तो आपको 4 विकल्प यहां पर दिए हुए होंगे, आप इनमें से वो विकल्प चुनेंगे जो ऊपर वाले वाक्य को सार्थक बनाएगा। ठीक है, हाँ स्लॉट के लिए बेटा दीपक भाटी सर ने एक वीडियो बनाई हुई है, उसे देख लीजिएगा, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, 2-2.5-3 मिनट की वीडियो है। ठीक है, चलो तो मेरे बच्चों पढ़िएगा आगे।
कहते हैं दूसरों को स्नेह देना। स्नेह का मतलब होता है एक प्रेम, एक लगाव मेरे बच्चों, ठीक है। दूसरों को स्नेह देना और उनका डॉट 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 करना सामाजिक सफलता का एकमात्र डैश है। क्या है मेरे बच्चों? दूसरों को स्नेह देना और उनका अपमान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र डॉट डैश है। यदि आप दूसरे का अपमान करेंगे तो क्या बेटा आप सामाजिक सफलता हासिल कर पाएंगे? कभी नहीं कर सकते। अपमान करके आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। आप किसी की गलती है ना, आप उसे स्वयं बताएंगे, मैसेज करेंगे, उसे बताएंगे तो आप कि वो बात सुनी जाएगी। हो सकता है वो आपकी बात सुनकर कोई अच्छी सीख उसे मिले, ठीक है। तो मेरे बच्चे अपमान कभी नहीं आएगा। पालन, दूसरों को स्नेह देना और उनका पालन करना सामाजिक सफलता का डैश है। या मेरे बच्चों दूसरों का कृतज्ञ करना, कृतज्ञ बोलते हैं एहसान मानना। कृतज्ञ का मतलब है मेरे बच्चों एहसान मानना, एहसान मानना, ठीक है। एहसान मानना होता है कृतज्ञ, एहसान मानने वाला। कहते हैं तुम उनके कृतज्ञ हो, एहसान मानने वाले जो होते हैं कृतज्ञ। या बेटा सम्मान, दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एक डैश है। बताइए तो आपका आंसर क्या आएगा? अपमान करना, पालन करना, कृतज्ञ करना या सम्मान करना? तो आपकी तरफ से सुंदर आंसर मिल रहा है, आंसर डी वाला। क्या डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा? बताओ एक बार, बताओ मेरे प्यारे बच्चे। तो सही होगा डी आंसर आपका बिल्कुल, कि दूसरे का क्या करना? सम्मान करना। क्योंकि आप सम्मान करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की चाहत रखते हैं, तो आप पढ़िएगा दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र डैश है। तो डी ऑप्शन आपका यहां राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे आप लोग। एकमात्र तंत्र है, एकमात्र कारण है, एकमात्र मंत्र है या एकमात्र यत्न है? यत्न होता है प्रयास मेरे बच्चों। तो क्या आंसर आप लोग लगाएंगे? एक बार सोचकर आंसर दीजिए। जब तक हर बच्चे का आंसर नहीं मिलेगा तब तक मेरे बच्चों मुझे संतुष्टि नहीं होगी, ठीक है। बताइए, हाँ बोलो बेटा। और मेरे प्यारे बच्चे जिसे फास्ट करना है बेटा वो क्लास बाद में कर लेना प्लीज मेरे दोस्त, ठीक है। तो बेटा तंत्र नहीं, तंत्र होगा नहीं। तंत्र क्या होता है? किसी जैसे कि आप लोगों का जैसे कहते हैं प्रजातंत्र, बहुत सारे इकट्ठे लोगों का एक जो समूह होता है, तो तंत्र होगा नहीं। कारण होगा नहीं, प्रयास होगा, यत्न होगा नहीं, ठीक है मेरे बच्चों। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एकमात्र मंत्र होगा, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं? सामाजिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पढ़िएगा दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है, जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह कह रहा है मेरे बच्चे जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही डैश धारण करनी चाहिए। तो बताइए मेरे बच्चे, जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले किसी महत्वाकांक्षी को, प्रत्येक महत्वाकांक्षी को, थोड़े महत्वाकांक्षी को या अभिमानी या घमंडी महत्वाकांक्षी को? बोलिए मेरे बच्चे, एक बार सोचकर आंसर दीजिए। कारण नहीं होगा बेटा वहां पर, एकमात्र कारण नहीं है। कारण तो किसी चीज का एक हल होता है, कहते हैं ना आखिर इसका कारण क्या है, ये घटना कैसे घटी, है ना। तो कारण शब्द नहीं होगा, कारण का अर्थ बेटा दूसरे वे में जाता है जो यहां पर सही नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं पेपर में जो आपको फंसा देते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वाला, कि प्रत्येक महत्वाकांक्षी को। यह आंसर आपका बिल्कुल सटीक है बेटा, ठीक है। प्रत्येक महत्वाकांक्षी, देखो मैं यहां पर पूरा लिख देता हूं, फिर सभी विकल्पों को भर के आपको एक बार पढ़वाऊंगा, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा क्या हमारे सभी विकल्पों से एक वाक्य सार्थक बने, ठीक है। चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले, जो किसी चीज की इच्छा रखने वाला है ना, सबसे पहले यही डैश धारण करनी चाहिए। बताइए, यही सीख धारण करनी चाहिए, यही माला धारण करनी चाहिए, या यही बेटा वस्तु धारण करनी चाहिए, या यही शक्ति धारण करनी चाहिए? बताओ। प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए,
माला धारण करनी चाहिए, वस्तु धारण करनी चाहिए या शक्ति धारण करनी चाहिए, सभी शब्द स्त्रीलिंग है ना। लेकिन अब हमें सोचना है कि भैया इसमें सबसे सटीक आंसर क्या हो सकता है जिससे हमारा कोई कार्य सही होगा। तो उसमें हमें नई चीज सीखनी होगी और नई शिक्षा पाएंगे, तभी हम आगे के कार्य को सिद्ध कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। तो प्रत्येक महत्वाकांक्षी को यही सीख, क्या मेरे बच्चों, सीख का मतलब होता है शिक्षा। सीख बोले तो शिक्षा धारण करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युधिष्ठिर के राजशू डैश में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली। बताइए, युधिष्ठिर के राजशू खेल में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली, या बेटा राजशू यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली, या मेरे बच्चों युधिष्ठिर के राजशू महल में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली, या मेरे बच्चे युधिष्ठिर के राजशू युद्ध में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली। तो आप लोग समझकर इस आंसर को दीजिए। तो बेटा राजशू जो होता है जिसमें सभी, मतलब वहां जितने भी ब्रह्मांड के जो राजा होते हैं उनके लिए एक यज्ञ स्थापित किया जाता है जो सभी उसमें शामिल होते हैं। तो महल नहीं आएगा, आंसर होगा यज्ञ, है ना। बी आंसर, जो बहुत कम बच्चों का आंसर है, इतना ही आपको देखो सोचना है। तो आंसर एक आपका गलत हो रहा है, महल नहीं होगा मेरे बच्चों, यज्ञ। राजशू यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली। ठीक है, तो आप यहां पर भरेंगे दूसरे के स्नेह को स्नेह देना और उनका सम्मान करना। सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है। ठीक है, जीवन में सुख शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजशू यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह आपको सभी विकल्प पूर्ण करने हैं। एक गलत हो गया, लक्ष्मी। तो बेटा ऐसे हो सकता है वहां पर इससे भी साधारण आपको मिले। ठीक है ना, याद रखना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी आपका लॉक हो जाता है। तो 5 में से आपने कितने क्वेश्चन यहां पर दिए वो आपका मन जानता है। ठीक है, अब आगे मैं चलता हूं। ठीक है ना, आगे मैं बढ़ता हूं। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ, राजशू यज्ञ बेटा, जब कोई भी राजा कोई भी अपना अच्छा कार्य करता है, आपने किसी भी राज्य में सब लोगों को एक प्रकार से बुलाना चाहता है तो वो यज्ञ रखे जाते थे। ठीक है, जहां पर ब्रह्मांड का हर व्यक्ति, जो भी पृथ्वीलोक पर जिसको वो निमंत्रण देता था, वो वहां पर शामिल होता था आकर के। ठीक है, तो वो यज्ञ होते थे जिस पर बैठकर हर व्यक्ति वहां पर अपनी आहुति देना, वो शांति के लिए, या कोई जीत दर्ज करते थे, या फिर कोई बड़ा नेक काम करते थे तो वहां पर यज्ञ करते थे। जो आज भी हमारे समाज में कोई अच्छा, जैसे आपका बर्थडे है ना, जन्म दिवस आप मनाते हैं तो आपके घर पे कथा या हवन कराया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से ही बेटा पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो भी एक ऐसा अपना राजशू यज्ञ रखा करते थे अपने घर पर ही। ठीक है ना, चलो आगे बढ़िएगा। आगे आता है, अब देखो ये सबको सही करना है, बहुत सुंदर है। ये कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से डैश हैं, छोटे हैं, बराबर हैं, बड़े हैं, विकसित हैं। बताइए मेरे बच्चों, बोलो बेटा। बेटा आप लोग पहले बोलते हैं मिलने आऊंगा, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद कोई नहीं आता। ठीक है, सब बदल जाते हैं मेरे दोस्त। बेटा वो हवा होती है नौकरी के बाद जो बच्चे को दिल से अलग कर देती है। ठीक है, दूर ले जाती है, उसके दिल में चीजें खत्म हो जाती हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। ठीक है, छोटे नहीं है भारत से, बेटा बड़े हैं। तो आंसर आपका सी वाला होगा कि भारत से बड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। चीन बड़ा, रूस बड़ा, है ना, आपने पढ़े हैं सब, जीएस में पढ़े होंगे, सर ने पढ़ाए होंगे भूगोल में।
चीन की आबादी सबसे अधिक डैश है। चीन की आबादी सबसे अधिक है, बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़िएगा। जिसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। सबके सबके बाद सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है, ठीक है, या मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उनके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है, या इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है? बताइए, बोलो मेरे बच्चों। तो चीन भारत से बड़ा है बेटा, आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करती है ये बात, कि जैसा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा देशों का क्रम। मैंने तो नहीं ज्योग्राफी पढ़ी है, आपको ना पढ़ाई है, तो आपने पढ़ी होगी, तो उसके माध्यम से आप दे सकते हैं इसका आंसर। तो आप कहेंगे इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है, अधिक जनसंख्या के। तो आंसर आपका ये कौन सा हो जाएगा? राइट, डी वाला। ए नहीं होगा बेटा, जिसके नहीं बोलेंगे, इसके बोलेंगे, क्योंकि जिसकी बात करंट में हो रही होती है हम उसकी तरफ इशारा इसके करते हैं, जिसके नहीं कहेंगे, जिसके हम दूर के लिए बोलते हैं, जिसका घर वहां पड़ता है ना, इसका बोलिएगा। राइट आंसर इसके से आएगा, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के बदले भारत को आर्थिक परेशानियों का डैश करना पड़ता है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को अधिक आर्थिक परेशानियों का डैश करना पड़ता है, या अधिक जनसंख्या के लिए भारत को आर्थिक परेशानियों का डैश करना पड़ता है, या मेरे बच्चों अधिक जनसंख्या के द्वारा भारत को आर्थिक परेशानियों का डैश करना पड़ता है। तो सबसे सुंदर विकल्प कौन सा होगा, एक बार चुनकर बताओ। तो मेरे बच्चों आप जानते हैं भारत में जनसंख्या विस्फोट इस वक्त है, जिसके कारण या फिर जनसंख्या के कारण हमको आर्थिक पैसा, धन दौलत, शोहरत, खाने के लिए अनाज भी चाहिए, पहनने को कपड़े भी चाहिए, हर व्यक्ति की बेटा व्यवस्था देखनी होती है ना। तो मेरे बच्चों अधिक जनसंख्या के कारण, क्योंकि जनसंख्या रोज बढ़ रही है भैया, लिंग अनुपात आप देख रहे हैं, लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की ज्यादा है बेटा, इस तरह की बेटा उतार चढ़ाव भी आप देख रहे हैं। भारत को आर्थिक परेशानियों का, अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हल करना पड़ता है, निवारण करना पड़ता है, या दर्शन करना पड़ता है। तो बड़ा सोचकर आंसर दीजिए। तो आप जानते हैं जब जनसंख्या बढ़ जाती है ना, अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिससे बहुत सारी परेशानी आती हैं और अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है। पहले हमारे पास 100 व्यक्तियों को खाने के लिए अनाज होता है, अब मेरे बच्चों यदि मान लीजिए 120 हो गए तो 20 के लिए फालतू चाहिए, तो जरूरत पड़ेगी। तो मेरे बच्चों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होता है, आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है मेरे बच्चों। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़े, ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक बात सब करते जा रहे हैं ना। चलिएगा, बेरोजगारी यहां की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का डैश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को गांवों का शहर कहते हैं, देश कहते हैं, घर कहते हैं, या राज्य कहते हैं? बेटा स्लॉट बुक के लिए सोनम, दीपक भाटी सर ने एक वीडियो बनाई है, 2-3 मिनट की वीडियो है, यूट्यूब पर जाकर आप देख सकते हैं, और उसके लिए अंकित भाटी सर भी हो सकता है वीडियो बना दे, अन्यथा दीपक भाटी सर ने बताया है बहुत अच्छे से। तो मेरे प्यारे बच्चे आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मुझसे अच्छी जानकारी आपको वो वहां पर दे पाएंगे, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चों भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों मैं देखो सारे विकल्प यहां पर भर रहा हूं, एक बार आप लोग अपने नजर से खुद इनको पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छे से ध्यान लगाते हुए, ठीक है मेरे बच्चों। बड़े हैं, पढ़ लीजिए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं,
चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण, कारक नहीं बेटा, कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहां की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का देश भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है मेरे बच्चों, ओके बेटा, हाँ चलिए। तो मेरे प्यारे साथी ऑप्शन बी आप लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बेटा। अंत में बताना आपने कितने क्वेश्चन किए सटीक एकदम, है ना। आइएगा, आगे आता है मेरे बच्चों नंबर तीसरा। ये बेटा हमारी प्रकृति से संबंधित गद्यांश है, पंक्तियां हैं हमको दी हुई हैं जो हमको पूर्ण करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, आइए मेरे बच्चों, राइट शब्द आपको चुनना है, एकदम सटीक विकल्प चुनना है और बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा मेरे बच्चों, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत डैट डॉट डॉट बनाया है। कैसा बनाया है? सरल बनाया है, कठिन बनाया है, छोटा बनाया है, कड़वा बनाया है? बताइए भैया। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत डैश बनाया है। कैसा बनाया है? सरल बनाया है, कठिन बनाया है, छोटा बनाया है, कड़वा बनाया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं बेटा, प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है। क्या बनाया है बेटा? तो आंसर आएगा बहुत सरल बनाया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी सागर की सुख समृद्धि बटोर लेना चाहता है। बटोर लेने के प्रयास में उसको डैश बनाता जा रहा है, या बेटा आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी जंगल की सुख सुविधा, या बेटा गांव की सुख सुविधा, या दुनिया की सुख सुविधा? बताइए, जिसको वो खुद अपने आप चीजों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। बताइए बेटा। तो आज का मानव, प्रकृति ने मानव को बड़ा बहुत सरल बनाया है मानव के जीवन को, लेकिन वह क्या करता है? उसके अंदर हर चीज को पाने की चाहत है। वो खुद को एक अलग अलग चीजों में उलझाए हुए है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी हो गई हैं, है ना। उसके पास साइकिल है तो वो बाइक चाहता है, बाइक है तो वो गाड़ी चाहता है, गाड़ी है तो वो हवाई जहाज चाहता है। तो इंसान की इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक है, तो मेरे बच्चों, वह चाहता है कि दुनिया की सारी सुख सुविधा मेरे पास होनी चाहिए। मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए, है ना। तो मेरे बच्चों, ये राइट ऑप्शन है दुनिया। इस काल में ही पूरी दुनिया की। और बेटा एक बात और समझ रहे हैं आप लोग, देखो यदि यहां पर पुल्लिंग शब्द में लिख देता सागर की या जंगल की, गांव की, तो फिर वाक्य को पढ़ने में मजा भी ना आता। दुनिया शब्द वैसे भी स्त्रीलिंग शब्द है, अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेरे प्यारे साथी, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको डैश बनाता जा रहा है। तो मेरे बच्चों, कैसा बनाता जा रहा है? आसान बनाता जा रहा है, सुंदर बनाता जा रहा है, जटिल बनाता जा रहा है, या आधुनिक बनाता जा रहा है? ठीक है, बोलो मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी, जब आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मान लीजिए आप एसएससी जीडी में सेलेक्ट हो गए, आपको सीआईएसएफ, एसएसएफ, बीएसएफ जो भी आपने भरा वो आपको मिल गई, और फिर आपने अगले वर्ष सीपीओ का फॉर्म भरा, आप सब इंस्पेक्टर हो गए। फिर आपने सोचा कि यार ये नौकरी और छोटी है, और बड़ी प्राप्त करने के चक्कर में लगता हूं। आपने भर दिया, आप अपने डिपार्टमेंटली या फिर भर के असिस्टेंट कमांडेंट हो गए। उसके बाद तुमने सोचा कि यार अब यूपीएससी की तरफ चलता हूं, है ना। यूपीएससी में आपको कोई एबीसीडी बीसीडी ग्रेड की कोई जॉब मिल जाती है, आपका मन करा यार ये भी अच्छी नहीं है, इसको भी छोड़ देता हूं, है ना। फिर आप एक आईएएस बनना चाहते हैं, आप आईएएस भी बन गए। फिर आपने सोचा कि यार एक आईएएस नहीं, एक डीएम तो छोटा पद होता है, जिला अधिकारी भी नहीं यार, और कुछ भारत का सबसे बड़ा आदमी बनूं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, और प्रधानमंत्री आप बन नहीं पाए।
तो फिर मेरे बच्चों आपके अंदर एक टेंशन जन्म ले लेगी, क्योंकि आपकी इच्छाएं रोज बढ़ती जा रही हैं। और बेटा एक दिन वो आता है हर चीज का अंत होता है। तो जहां मानव अपने आप को परेशानी में घिरा हुआ देखता है, तो मानव की जब अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, उम्मीद ज्यादा होंगी, तो बेटा वो परेशान होना तो साधारण सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो मेरे बच्चे, वह व्यक्ति अपने जीवन को खुद जटिल बनाता जा रहा है मेरे भाई, जटिल बनाता जा रहा है, उसे कठिन बनाता जा रहा है जीवन को खुद। अपनी जितनी सुख सुविधाएं हैं उन पर उसको संतोष नहीं है, वो और कुछ चाहता है। और बेटा एक दिन आप जानते हो इंसान की हद तो होती है ना हर चीज की, तो याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जटिल बनाता जा रहा है ना, बटोरने के प्रयास में उसको कठिन बनाता जा रहा है। कठिन और जटिल बेटा दोनों शब्द लिख देता हूं, कभी आप कहोगे भैया कठिन तो वहां नहीं था, जटिल। ठीक है, तो जटिल को ही बेटा कठिन कहते हैं। ठीक है, तो सी आंसर आपको याद रखना है। आगे बढ़िएगा। इस जटिलता, देखो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर जटिल ही आता राइट आंसर। इस जटिलता के कारण संसार में धनी, निर्धन, सत्याधीश, जो सत्ता के अधिकारी बने हुए हैं, सत्ता चयुत, संतानवान, जिनके पास धन दौलत शौहरत घर मकान घोड़ा गाड़ी सब कुछ है, निसंतान डैश सुख शांति की डैश तो रखते हैं। तो बताइए, निसंतान कभी सुख शांति की, कभी सुख शांति की डैश तो रखते हैं, सभी सुख शांति की डैश तो रखते हैं, शायद सुख शांति की डैश तो रखते हैं, या कोई। प्यारे बच्चों आंसर क्या होगा? चाहे किसी के पास कुछ भी है, जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन सत्ताधीश सत्ताचयुत संतानवान, ठीक है, निसंतान, सभी सुख शांति की, ठीक है मेरे बच्चों, सभी सुख शांति की डैश तो रखते हैं। क्या रखते हैं मेरे भाई? आंसर आपका बी वाला हो जाएगा यहां पर राइट। तो आप भरेंगे सभी सुख शांति की चाह रखते हैं, कमी रखते हैं, चिंता रखते हैं, दूरी तो रखते हैं। बताइए, तो आप जानते हैं किसी के पास कुछ भी हो जाए, जीवन कितना ही कष्ट में हो जाए, लेकिन सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं कि यार कुछ भी हो जीवन में सुख शांति तो जरूर चाहिए। उसकी कामना तो सबके अंदर रहती है कि पैसा हो, दौलत हो, शौहरत हो, लेकिन सुख शांति भी हो। ठीक है मेरे बच्चों, जैसे आप बच्चा लोग चाह रहे हैं कि यार एक जॉब हाथ में आ जाएगी तो कम से कम अपने पैरों पर तो खड़े हो जाएंगे, मम्मी पापा से खर्चा तो मांगना नहीं पड़ेगा, मम्मी पापा कम से कम सर पर हाथ तो फेरेंगे कि बेटा कामयाब हो गया, तू अपने लायक तो हो गया, बढ़िया है ना। तो ये तुम्हारे अंदर भी चाह है, कामना है या नहीं है? आपकी भी अभिलाषा है मेरे भाई, आप भी चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। ठीक है, ओके मेरे बच्चे, तो आंसर आपका ए वाला बिल्कुल राइट होता है। तो मेरे बच्चों यहां पर क्या था? सभी सुख शांति की क्या रखते हैं? चाह होती है किसी चीज की कामना। ठीक है, प्रयास से उसको जटिल बनाता जा रहा है। क्या मेरे बच्चों? जटिल। ओके, और काल में ही पूरी दुनिया है ना, बहुत सरल। अब बेटा आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए और सभी लोग पढ़कर अच्छे से इसको समझ लीजिए। सुमित कुमार भाटी सर, आपको डांस करने वाला टीचर बोलते हैं। अच्छा दीपक भाटी सर, कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी है वो, उनको कुछ भी कहने का अधिकार है भाई, उनके पास पावर है ना। कोई नहीं, बोलने दो, वक्त उनका भी आएगा जब उन्हें हम कुछ कहेंगे। अभी तो वो हमारे बारे में मजा लेते हैं, है ना। चलो बेटा कोई नहीं, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कभी कुछ बुरा मत मानो। ठीक है, यदि कुछ बोल रहा है तो उससे भी कुछ नया सीखो, है ना। गुरुजी हैं, उनको तो कहने का अधिकार, उनको बोलने दो, वो भैया ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं हमारा। ठीक है, मजा लेने दो उन्हें, कोई नहीं। प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। इस जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन सत्ताधीश सत्ताचयुत संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं। ओके, तो ऐसे इस आपको याद रख। अरे बोल भी दिया तो क्या हो गया यार, कुछ बोला ही तो है, कुछ दिया ही तो है, लिया तो नहीं है मुझसे।
है ना। अरे गुरुजी मजाक करते हैं वो बहुत ज्यादा। चलो बढ़िया इंसान है भाई, वो मजा लेते हैं वो बहुत सारी बातों का। चलिए तो आगे आते हैं बेटा, शील युक्त व्यवहार। शील युक्त व्यवहार जानते हैं क्या होता है? शील युक्त व्यवहार होता है जिसमें बहुत ज्यादा शालीनता होती है, बहुत अच्छा व्यवहार जो होता है ना, बहुत मतलब कि प्यार से जो व्यवहार किया जाता है वो शील युक्त व्यवहार होता है मेरे बच्चों, है ना। हाँ चलो आगे आते हैं। शील युक्त व्यवहार मनुष्य की बाहरी और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है, या बेटा शीलयुक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है, या बेटा मनुष्य की शारीरिक और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है, या बनावटी और व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। तो एक बात मैं आपको बताऊं, आप किसी से पहले तो गंदा बोल के देखना, आपको वो बहुत बुरा कहेगा, आपके आलोचक बहुत सारे हो जाएंगे, लोग आपको बुरा कहेंगे। और मान लीजिए आपने किसी सामने वाला व्यक्ति आपसे कितना ही गुस्सा कर रहा हो और आप उससे प्यार से जाकर बोलना, तो वो यार खुद अपने आप शर्मा जाएगा, खुद उसे अंदर से लज्जा आएगी, कह रहे यार मैं तो इस व्यक्ति को कितना गंदा कहता था, कितना गंदा गंदा बोलता था इसके लिए, लेकिन यार ये तो बड़ा सिंपल, बड़ा अच्छा इंसान है यार, है ना। तो शीलयुक्त व्यक्ति बनो बेटा, कभी भी किसी पर गुस्सा मत करो, कभी भी किसी की बात का बुरा मत मानो, ठीक है। यदि उसने कुछ बोला है तो ठीक है यार, हम एडजस्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, है ना। हो सकता है उसने कुछ हमारे लिए सही बोला हो, उसमें कुछ अच्छाई छिपी हो, है ना। तो मेरे बच्चे शील युक्त व्यक्ति बनो हमेशा, कभी गुस्सा मत करो किसी के ऊपर। चलो तो कहते हैं शील युक्त व्यवहार मनुष्य की बेटा बाहरी और व्यक्तित्व नहीं, शारीरिक और व्यक्तित्व, बनावटी और व्यक्तित्व नहीं बोलेंगे, प्रकृति जो नेचुरल है, जो स्वाभाविक चीजें हैं उसके अंदर मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घटित करता है, उसमें उसकी अच्छाई जो छुपी होती हैं उनको दिखाने में बड़ा सहायता करता है, ठीक है। तो मनुष्य की प्रकृति, मेरे भाई कहते हैं ना, उसके चेहरे से ऐसे लगता है खड़ूस आदमी हो, है ना, तो ऐसा लगता है ना, लग जाता है यार ऑटोमेटिक ही। तो मेरे बच्चों शीलयुक्त व्यवहार मनुष्य की प्रकृति और व्यक्तित्व को उद्घटित करता है, उसको दिखाता है कि व्यक्ति किस प्रकार का है, कैसे परिवार का है, कैसा उसका संस्कार है, ठीक है। उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र खान पान ही शील है, आलस्य ही शील है, वेशभूषा ही शील है, या आचरण ही शील है? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, एक बार पढ़कर दिखाइए, बताओ बेटा। उत्तम, प्रशंसनीय, है ना, अच्छाई जो होती है, उत्तम, प्रशंसनीय और पवित्र खान पान ही शील होता है। खाने को तो बेटा आप कितने अच्छे खा लें, रोज रोज दूध, लड्डू, पेड़े, मिठाई खूब खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आपका व्यवहार गंदा है तो आप तो बेकार है बिल्कुल। तो इसलिए व्यक्ति का सबसे पहले आचरण नोट किया जाता है, इसका कैसा चरित्र है, कैसा आचरण है, कैसा व्यवहार है ना। तो मेरे बच्चों आंसर होता है बेटा डी वाला, ठीक है। तो पवित्र आचरण ही शील है, पवित्र आचरण ही शील है। शील युक्त व्यवहार, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है, बेकार है, कठिन है, असंभव है। तो बताओ बच्चों, जो बात मैं अभी आपको समझा रहा था कि आप किसी से अच्छा व्यवहार रखोगे, अच्छे से बात करोगे, तो लोग आपके बारे में आपकी बढ़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको अच्छा कहेंगे, देखो यार कितना अच्छा बालक है, इसके मम्मी पापा ने इसे कितनी अच्छी बातें सिखाई हैं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा बताइए, शील युक्त व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है, हितकर सिद्ध होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, हितकर होता है, उसका फायदा उसमें होता है मेरे बच्चों। और जो बेटा उसमें गुस्से को रखता है, अपने व्यवहार में शीलता नहीं रखता, बिल्कुल भी क्रोधी होता है, उग्र होता है, वो बेटा उसका नुकसान उठाता है। कहते हैं ना, गुस्सा आपे को खाता है, नरमी, प्यार, शील दूसरे को खाता है। तो मेरे प्यारे साथी आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, ओके। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये कह रहा है ख्याति डैश है, इससे मनुष्य की ख्याति है। ख्याति जानते क्या होता है? ख्याति माने होता है बेटा यश, जिससे लोग आपको जानते हैं, आपकी प्रसिद्धि, आपकी जो प्रसिद्धि है वो बेटा ख्याति होती है।
तो इससे मनुष्य की ख्याति घटती है, छिपती है, बढ़ती है, रुकती है। बताइएगा। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, है ना, और आप लोग अच्छे से सम्मान करेंगे सामने वाले व्यक्ति का, अच्छे से बात करेंगे, है ना, तो आपकी जो ख्याति है, प्रसिद्धि है, यश है, वैभव है, वो लोगों की नजर में बढ़ेगा, है ना, लोग आपका सम्मान करेंगे मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों, ख्याति बढ़ती है ना, लोग आपको दूर दूर तक जानेंगे, अरे किसका बेटा है, ये उनका बेटा है ना, अरे यार बहुत अच्छा व्यवहार है इस बच्चे का, तो बहुत अच्छा बालक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्र में आपकी चर्चा होंगी। आगे बढ़ते हैं। यदि आप लड़ाकू हैं, गुंडे, बदमाश, मवाली हैं, तो आपसे लोग बात करना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो मेरे बच्चे, इससे मनुष्य की ख्याति बढ़ती है। सीलवान व्यक्ति सबका डैश जीत लेता है। पैसा जीत लेता है, बताइए मेरे बच्चों, समय जीत लेता है, घर जीत लेता है, हृदय जीत लेता है। तो बताइए मेरे बच्चे, क्या आंसर राइट होगा, बोलो। तो मेरे भाई, जो सीलवान व्यक्ति होते हैं वो सबका दिल जीत लेते हैं, सबका हृदय जीत लेते हैं, सबके दिल हृदय में जगह बना लेते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर क्या आएगा बेटा, हृदय। ठीक है, यहां पर क्या था बेटा, प्रसिद्ध, वो बढ़ती है, ख्याति बढ़ती है। पवित्र आचरण ही सील है, आचरण ही सील है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है मेरे बच्चों, हितकर है, हितकर है। और सामान्य मनुष्य की प्रकृति, और की आया है तो स्त्रीलिंग शब्द जरूर आएगा, याद रखना, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने कितने करिए, कितने विकल्प बिल्कुल सही किए हैं वो तो आप ही जानते हैं। चलो आगे बढ़े। अब अगला गद्यांश हमारा होता है, इसका आंसर मुझे सब लोग देंगे, और लास्ट में हर बच्चा मुझे बिल्कुल सटीक सच्चा आंसर बताकर जाएगा। इतने आज क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं, ठीक है, कोई नहीं छुपाएगा, एकदम राइट बताकर जाएंगे। आइए मेरे बच्चों, आगे आते हैं। बेटा देखो, कर्म, कर्म इंसान का प्रधान होता है बेटा। जैसे हम कहते हैं ना, जैसा करोगे कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये बात सच है बिल्कुल। यदि मैं गलत कार्य करूंगा तो उसका मुझे गलत फल मिलेगा, यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो उसका फल मुझे अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है मैं गलत करके यदि मेरे सामने वो चीज आ जाए तो फिर मैं उसे बहुत अच्छा करना शुरू करूंगा, यदि मैं मानव हूं, इंसान हूं तो, है ना, जानवर नहीं बनना मुझे। आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बेटा, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि डैश का साहस अपेक्षित होता है, बताइए बच्चे, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद डैश के अंतर्गत लिया जाता है। तो बताइए बेटा, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि देखने का साहस अपेक्षित होता है, सहने का साहस अपेक्षित होता है, देने का साहस अपेक्षित होता है, या सोचने का साहस अपेक्षित होता है, तो एक बार आप लोग बिल्कुल सटीक सच्चा अच्छा आंसर लिखिए और बताइएगा। बोलो मेरे बच्चे। तो मेरे भाई कहते हैं ना, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि, सहने का साहस, सहने की हिम्मत, अच्छी चीज को सब सह लेते हैं, है ना, लेकिन बुरी बात को, बुरे कर्म को जो सहता है वही तो प्राणी होता है मेरे बच्चे। बी। तो मेरे भाई यहां पर आएगा हानि, कष्ट हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उसके अंदर हिम्मत होती है इस प्रकार की, वो सह सकता है, उम्मीद रख सकता है। उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद क्रोध के अंतर्गत लिया जाता है, आनंद भय के अंतर्गत लिया जाता है, उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है, या ईर्ष्या के अंतर्गत लिया जाता है, बताइए। बोलो मेरे बच्चों। तो जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। अन्यथा एक बात बताओ आप मुझे, आप हर चीज में लाभ ही लाभ देखो, अच्छा ही अच्छा देखो, बुरा ये सोचो मत कि मुझे हानि हो सकती है, घाटा हो सकता है। और यदि आपके जीवन में एक बार वो बुरा समय आ गया तो आप एडजस्ट झेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपने आज तक कष्ट देखा ही नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति किसी भी माध्यम से
दुख को देखने झेलने की क्षमता अपेक्षित रखता है, सहने की हिम्मत रखता है, उसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? वही व्यक्ति आगे सुख का भी आनंद अच्छे से उठा सकता है। ठीक है, क्लियर है ना? यदि हम अच्छा ही अच्छा वक्त देखते रहेंगे, बुरा वक्त देखेंगे नहीं, तो हमें तो बुरे वक्त का पता ही नहीं लगेगा, हम तो बुरे को जानते ही नहीं है, फिर हम तो मर जाएंगे एकदम, है ना? तो मेरे बच्चों यही बात इसमें समझाई है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है ना, जो उन्हें झेल सकता है, हिम्मत रख सकता है, उन सबके प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद, उत्साह के अंतर्गत उत्साह बोले तो खुशी खुशी हंसते हुए उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। कष्ट या हानि के भेद के सिवाय उत्साह के भी भेद हो जाते हैं, या बेटा कष्ट या हानि के भेद के बिना उत्साह के भेद भी हो जाते हैं, या बेटा कष्ट या हानि के भेद के विपरीत उत्साह के भेद भी हो जाते हैं। बताइए आप लोग, सिलेबस कब खत्म होगा? ऋषि तेल जी, बेटा सिलेबस वैसे तो आज हमारा गद्यांश टॉपिक है, सिलेबस तो वैसे लगभग खत्म ही है, लेकिन संधि समास वाला टॉपिक और एक काल वाला टॉपिक, वर्तनी, 3-4 टॉपिक है। कल वर्तनी पढ़ाऊंगा बेटा, है ना? ऐसा नहीं है आपको बहुत सारे कर्मा वाला बैच आपके पास है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें पहले भी पढ़ाई हुई हैं, उनको भी साथ के साथ पढ़ते रहो। लेकिन काल वाला टॉपिक एक दिन में खत्म हो जाएगा। 4 क्लासों में मैं लगभग सारे टॉपिक को खत्म कर दूंगा। संधि समास बेटा सिलेबस में आपके है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, क्या? क्योंकि कभी पूछ लिया जाए तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे बच्चे उत्साह क्या बोलेंगे? कष्ट या हानि के भेद के अनुसार, क्या बोलेंगे बेटा? अनुसार, मतलब उसके अनुसार, उसके हिसाब से उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। समझे? क्योंकि अच्छे वक्त का उल्लास तो सब उठाते हैं, खुशी में सब मनाते हैं, जो दुख में भी खुश रहे वही तो व्यक्ति है। साहित्य क्या आएगा मेरे बच्चों? साहित्य डैश ने इसे दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि डैश किए हैं। बताइए, साहित्य विरोधियों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि किए हैं, कवियों ने, गायकों ने या मीमांसकों ने? बताइए मेरे बच्चों, क्या आंसर होगा आपका? ठीक है, आदित्य पांडे बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आएगा। ठीक है, नौकरी लेकर मिलोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, बताओ बेटा, साहित्य विरोधियों ने नहीं भाई, इसके जो भेद करेगा वो विरोधी क्यों करेगा? कवि भी नहीं करेंगे, गायक भी नहीं करेंगे, आंसर आएगा डी। अब तुम कहोगे भैया मीमांसक कौन होते हैं? मीमांसक वो व्यक्ति होते हैं जो किसी बात पर गंभीर विचार करते हैं मतलब उसकी तह तक जाते हैं, आखिर ये जो चीजें हैं कैसे कैसे बनी, उन पर जो मनन करते हैं वो बेटा मीमांसक होते हैं। साहित्य को अच्छे से समझने वाले, उसको अच्छे से पढ़ने वाले, उसके अंदर से नई नई खोज करने वाले। ठीक है, तो मेरे बच्चों मीमांसकों ने, ठीक है, मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, ठीक है, इत्यादि डैश किए हैं, भेद किए हैं, नाम किए हैं, गुण किए हैं, दोष किए हैं। क्योंकि आप जानते हैं एक व्यक्ति उत्साह किसमें लेता है? युद्ध में। युद्ध को बड़ी उत्साह के साथ लड़ता है, वो भी एक उत्साह है। दानवीर कौन होता है? जो कुछ किसी को दान देता है उसमें वो हर्षोल्लास, खुशी के साथ, उत्साह के साथ दान करता है। और बेटा दयावीर, जो किसी सामने वाले पर दया करता है, वो भी एक बेटा उत्साह होता है, कह रहे जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है, तो हर प्रकार से मेरे बच्चे याद रखना। तो आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या किए हैं? इनके भेद किए हैं, इनके प्रकार बताए हैं 3 प्रकार से मीमांसकों ने। ए आंसर आपका राइट आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 3 प्रकार से इसके भेद किए। ओके, तो अब प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए, आपने 25 क्वेश्चन 5 गद्यांश के माध्यम से किए, कितने बिल्कुल सटीक किए? एक बार सच्चे दिल से आंसर देना बेटा, सच्चे दिल से देना। देखो आपको मेरी कसम है, अपनी नहीं है बिल्कुल भी। फरमान बेटा ये छोटी बातें दिल से निकाल दो, अन्यथा छोटे ही रह जाओगे दोस्त, है ना? ऐसा नहीं बोलते यार, कभी भी ये गंदे शब्द नहीं बोलते अपने मुख से। ये शब्द वैसे एक बात दिल पर हाथ रखकर देखना,
तुम्हारे तुम्हारे मन को अच्छे लग रहे हैं जो आप मुझसे बोल रहे हैं? क्या ये शब्द तुम्हारे दिल को अच्छे लग रहे हैं जो तुम मुझसे बोल रहे हो? बोलो बेटा। एक बात बताऊं मैं आपको, यदि मैं आप में से किसी भी होनहार बच्चे को यहां खड़ा करूं ना कि एक बार मुझे कमेंट पढ़ के दिखाना, तो बेटा 6/6 नहीं, 6/3 करनी पड़ेगी आई साइड आपको, तब जाकर कमेंट पकड़ पाओगे, अन्यथा भाग जाएंगे कमेंट ऐसे। और आप यहां देखोगे तो ऐसे ही उड़ते हैं, ऐसे ही। इसके लिए मैंने एक स्टोरी अपने इंस्टा के माध्यम से शेयर भी की थी, ताकि बच्चा देख ले कि मैं कभी मजाक नहीं कर रहा था। ठीक है, ये बात सोचकर। ओके मेरे दोस्त, तो बेटा फरमान, ये छोटी बातें नहीं किया करते। ठीक है, कसम है तुम्हें अल्लाह की यदि आगे से तुमने ऐसी बात बोली। चलो, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों, सभी को मेरा प्रणाम। तैयारी कीजिए बेटा, मेहनत से कीजिए। हो सकता है कोई टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और आपको समझ ना आया हो, ठीक है, तो उसको दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके मेरे दोस्त। किसी शब्द का अर्थ आपको पता ना हो तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पढ़िएगा जरूर, ठीक है ना। हो सकता है मैं 100% सबके लिए अच्छा ना हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा भी कहूं या बुरा सोचूं। मैं ये सोचता हूं कि हर बच्चे को एक एक चीज, यदि मेरे शरीर का कोई एक अंग किसी के काम आता हो, कोई भी चीज, और वो उसकी नौकरी लगने में काम आ रहा हो, तो मैं उसे देने के लिए तैयार रहता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त मैं अपने मन से बता रहा हूं आज आपको। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूं अपने दिल से ही पढ़ाता हूं। मैं कभी बाहरी चीजों को, बनावटी चीजों को बनाकर नहीं पढ़ाना चाहता यार, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो मेहनत कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।